प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता है अट नहीं रही है और इसके जो लेखक हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और निराला जी ने प्रस्तुत कविता में अर्थात अट नहीं रही है इस कविता में प्रकृति के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है। अर्थात फागुन माह में जो वसंत ऋतु आती है उस वसंत ऋतु का बहुत ही आकर्षक वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ पर हमें कवि कहना चाह रहे हैं कि जो फागुन की आभा है, आभा होती है चमक, वो अट नहीं रही है अर्थात समायोजित नहीं हो पा रही है और सट भी नहीं रही है। अर्थात प्रकृति का सौंदर्य इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है कि मानो एक बार प्रकृति फिर से नए दुल्हन की तरह सज धज के तैयार हो गई हो। और वसंत ऋतु के आगमन से पेड़ पौधों पर नई नई कोपलें उगाती हैं। पेड़ पौधे पत्तियां रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं और जब हवा चलती है तो सारा वातावरण खुशबू से महक उठता है और उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा और वातावरण को महका रहा हो। अगली पंक्ति में बताया कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कहने का भाव ये है कि कवि कह रहा है कि कई बार ऐसा एहसास होता है कि जैसे आप अर्थात फागुन माह तुम कह रहा कि तुम सांस ले रहे हो और उस सांस के लेने से सारे आंगन को, सारे घर को महका देते हो अपनी सुंदर श्वासों से। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और कई बार तो ऐसा एहसास होता है कि हे फागुन माह, तुम आसमान में उड़ने के लिए अपने नभ अर्थात आसमान में उड़ने के लिए पर पर कर देते हो अर्थात अपने पंखों को फड़फड़ा देते हो या पंख फड़फड़ा रहे हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि कह रहा है कि मैं इस प्राकृतिक सौंदर्य पर इतना मोहित हूं और अपनी कह रहा कि आंखें तो हटाना चाहता हूं किंतु मेरी आंखें हट नहीं रही हैं, क्योंकि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कह रहा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो डाल हैं वो कहीं हरे हरे पत्तों से लदी होती हैं तो कहीं लाल लाल फूलों से लदी होती हैं, क्योंकि उस समय पूरी पृथ्वी रंग बिरंगी दिखाई देती है। पतझड़ के बाद वसंत आती है और हर पेड़ पे नई नई कोमल और पत्ते उगाते हैं और सरसों के फूलों की तो शोभा पूरे पृथ्वी पर देखने को ही बनती है। पूरी पृथ्वी पीले पीले रंगों से अट जाती है, ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कह रहा कि कहीं तो पेड़ों की जो डाल है वो लाल और हरे पत्तों से लदी हुई है और कहीं कहीं पर उर अर्थात गले में गंधमल पुष्पमाल अर्थात सुगंध से युक्त रंग बिरंगी भीनी सुगंध से युक्त आपने पुष्प अर्थात फूलों की माला अपने उर में पहन रखी हो, ऐसा प्रतीत होता है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट अर्थात जगह जगह, यहाँ पे पाट पाट शब्द का अर्थ है जगह जगह। शोभा श्री अर्थात प्रत्येक जगह सौंदर्य से भरपूर है। पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। कहने का मतलब न तो समायोजित हो पा रही है और न समा रही है। कहने का भाव ये है कि प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुंदर है कि बार बार उसी सौंदर्य को कवि का देखने को मन कर रहा है। आइए अब हम इसके अभ्यास के बारे में समझते हैं। कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। अट अर्थात समाना, समायोजित न हो पाना मतलब समायोजित।
पाट पाट अर्थात जगह जगह, शोभाश्री अर्थात सौंदर्य से भरपूर और पट समान ही रही है। कविता व उसके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? ये कवि का चित्र है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए अब हम इसके अभ्यास की तरफ लेके चलते हैं आपको। और इस कविता के अंदर मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर प्राकृतिक वस्तु जैसे पेड़ पौधे, बादल, ऋतु, इन पे मानवीय भावनाओं का वर्णन हो। मानवीय भावनाओं का वर्णन से अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार की एक्टिविटी या गतिविधि मानव करता है, वैसी ही गतिविधि इन निर्जीव चीज़ों में भी कवि अपने काव्य सौंदर्य के द्वारा दिखाना चाहता है। वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे, फूल हंसते नहीं है किंतु कवि ने उनको हंसता हुआ दिखा दिया। कलियाँ मुस्कुराई, मुस्कुराती नहीं है किंतु कवि ने उनको अपने काव्य में दिखा दिया। इस उदाहरण में हंसना व मुस्कुराना मानवीय क्रियाएं हैं जिनको फूलों व कलियों के लिए प्रयोग किया गया है, और इसी कारण से यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। नाम से स्पष्ट है, मानवीय भावनाओं का वर्णन। जो निर्जीव चीजें हैं, निर्जीव नहीं कह सकते, फूल पौधे सजीव होते हैं किंतु वो मानवीय भावनाएं प्रकट नहीं कर सकते, उनको उन भावनाओं में दिखाना ही मानवीकरण अलंकार कहलाता है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे कवि के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो इस रचना के रचनाकार हैं, का जन्म बंगाल के महिसा दल में सन 1899 ईस्वी में हुआ। ये मूलतः है गडाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे और इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसा दल में हुई और इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। और ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अब इनकी अन्य गतिविधि के बारे में आपके लिए अलग से वर्कशीट तैयार कर दी गई है। अब समझते हैं, आपको समझाते हैं इसके अभ्यास के बारे में। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? देखो, प्रकृति का सौंदर्य बड़ा मनोरम और सुंदर है और उस सुंदरता पर कवि भी मोहित है। और चारों तरफ वसंत ऋतु की इतनी सुंदर अद्भुत सौंदर्यता को देख करके कवि की आंखें जो है वहाँ से नहीं हट रही हैं। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? अर्थात जो फागुन का महीना है, कवि कह रहा है कि उसमें ऐसा क्या होता है जो अन्य से भिन्न होता है। भिन्न अर्थात अलग। फागुन माह में सभी पेड़ पौधों पे नए नए पत्ते निकल आते हैं, हर डाल रंग बिरंगी हो जाती है, फूलों से लद जाती है, अर्थात चारों तरफ हरियाली ही हरियाली का वातावरण दिखाई देता है। इसी कारण से जो फागुन माह है उसमें वसंत ऋतु होती है, वो अन्य सबसे भिन्न होती है। प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है, वह क्यों, सोच कर बताइए। देखो, प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से वसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि वसंत ऋतु में चारों ओर वातावरण बहुत अच्छा होता है। हर चीज़, हर जगह हमें हरियाली हरियाली दिखाई देती है। प्रकृति में हर जगह एक मनोरम और सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इसी कारण से हम वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहते हैं और यही हमें अच्छी भी लगती है चीज़ें। कविता में से मानवीकरण अलंकार के दो उदाहरण। मानवीकरण अलंकार के बारे में आपको ऊपर बताया जा चुका है। मानवीकरण अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर जैसे फूल, पेड़ पौधे, बादल या फिर कोई निर्जीव चीज़, उन पर हम मानवीय भावनाओं का वर्णन कर देते हैं। जैसे हंसना, गाना, रोना, उठना, बैठना, चलना, नृत्य करना। जब मानवीय भावनाओं का हम उनके ऊपर वर्णन कर देते हैं, चित्रित कर देते हैं, वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार। अर्थात प्रकृति प्रदत्त जितने भी पदार्थ हैं
उनको हम मानव के रूप में चित्रित करते हैं, जहाँ पर वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। हमें दो उदाहरण बताने हैं। कहीं सांस लेते हो उड़ने को नभ में तुम, अर्थात आकाश को उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर कर देते हो, आकाश के पंख भी लगा दिए हैं। आकाश के पंख नहीं होते, किंतु उस पर मानवीकरण कर दिया है कवि ने, इसलिए यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। कहीं सांस लेते हो, आपको पता है बादल सांस नहीं लेते, किंतु नभ को सांस लेते हुए दिखा दिया है कवि ने, इसी कारण से यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप अपने अन्य मित्रों को भी इसे शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गतिविधि 5, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए, वहीं की विभिन्न रचनाओं के नाम भी लिखिए। आप इस कार्य में विभिन्न स्रोतों की सहायता ले सकते हैं। अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के महास्तंभ एवं उच्च कोटि के साहित्यकार तथा मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, अर्थात छायावाद के महास्तंभ और मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अर्थात इन्होंने जो कविताएं लिखी जाती थी उनको छंदों से मुक्त किया गया। इनसे पहले जो रचनाएं लिखी जाती तो छंदबद्ध रचनाएं लिखी जाती थी, और इन्होंने उन रचनाओं को मुक्त छंद में लिखा, अर्थात छंद होना नहीं चाहिए, स्वतंत्र रूप से लिखो जो मन में आ रहा है। इनका जन्म 1899 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिषादल रियासत में हुआ। साहित्य जीवन में निराला जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। उनके स्वभाव में निर्भीकता, स्वाभिमानता, स्पष्टवादिता, फक्कड़पन, सौंदर्य चेतना आदि जैसे उच्च गुण विद्यमान थे। निराला जी ने कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, काव्य रचनाएं लिखी, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। उनके काव्य ग्रंथ हैं जैसे अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते। सरोज स्मृति उन्होंने अपनी बेटी सरोज की स्मृति में लिखी है। कहानी संग्रह निरूपमा, चतुरी चमार, सखी प्रभावती आदि। रेखा चित्र अप्सरा, अलका, प्रहलाद इत्यादि। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस वर्कशीट के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।